नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 जून सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC मामलों में बड़ी राहत। राम रहीम के सिरसा डेरे का नया लुक जारी, हनीप्रीत संघ किया उद्घाटन। नारनौल में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने बिना नाम लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पर साधा निशाना, बोले छोटे कामों का श्रेय लेने की मची होड़। बैंक घोटाले पर अभय चौटाला का हरियाणा सरकार पर जुबानी हमला, बोले जब नुकसान नहीं हुआ तो फिर CBI जांच क्यों। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट की कमेटी मीटिंग में अहम फैसले, 18 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे तो वहीं 16 में होगी डायलिसिस। पंचकुला में HPSC अभ्यर्थियों के धरने पर पहुंचे पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले युवाओं की मांगे सुने सरकार, खत्म होनी चाहिए 35% क्राइटेरिया। आईटेल पावर 451 फीचर फोन 1699 रुपए में लॉन्च हुआ। टाइप C चार्जिंग व 2500 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, साथ ही AI ENC टेक्नोलॉजी से लैस है फोन। वेनेजुएला भूकंप में अब तक 589 की मौत, करीब 3000 घायल। सरकार बोली 39,000 लोग अभी भी लापता। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में 30 जून से लगने जा रहा है भव्य मेला। हरियाणा SSC ने जारी किया हरियाणा पुलिस कांस्टेबल PST का नया शेड्यूल, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के 22 मॉडल संस्कृति कॉलेज होंगे आजाद, अब खुद तय करेंगे अपना सिलेबस और नियम। और आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में आज मौसम साफ रहने से गर्मी और उमस बढ़ने के आसार जताए गए हैं। हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून तक हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार है। इसके बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 26 से 27 जून तथा 29 जून से 1 जुलाई के बीच कई स्थानों पर आंधी, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी। बारिश के दौरान लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। गरज चमक के समय खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों और आम लोगों से मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील भी की गई है। साथ ही प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान रोहतक में 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन बारिश के साथ बढ़ने वाली उमस परेशानी का कारण बन सकती है। वहीं 4 से 5 जुलाई तक हरियाणा में मानसून के पहुंचने के संकेत हैं। प्रदेश के 22 मॉडल संस्कृति महाविद्यालयों को स्वायत्त यानी ऑटोनोमस संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उच्चतर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस दिशा में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। सरकार के अनुसार इन महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं और तकनीक आधारित शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसका मकसद विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख और वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध करवाना है। स्वायत्त संस्थान ऐसे कॉलेज होते हैं जिन्हें शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये विश्वविद्यालय से संबंध रहते हुए भी अपने पाठ्यक्रमों को अपडेट कर सकते हैं, नए कौशल आधारित कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार कर सकते हैं तथा उद्योगों की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को ढाल सकते हैं। हालांकि डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय के नाम से ही दी जाती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल यानी पुरुष भर्ती प्रक्रिया के तहत फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST आयोजित किए जा रहे हैं। आयोग ने अब 29 जून से 4 जुलाई तक होने वाले फिजिकल टेस्ट का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इस अवधि में जिन अभ्यर्थियों का PST निर्धारित है उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा SSC की ओर से जारी नोटिस के अनुसार अगले 6 दिनों तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे। आयोग ने उम्मीदवारों से तय तारीख और समय पर ही परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील भी की है। इस बार फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट 2 बैच में आयोजित किए जाएंगे। पहले बैच के अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह 5 बजे से शुरू होगी और सुबह 5:30 के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरे बैच के अभ्यर्थियों की बात करें तो एंट्री सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी और उन्हें 7:30 के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों
और रेट कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई स्पेशल हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में दवाओं की खरीद से लेकर ऑक्सीजन प्लांट, ऑडियोमीटर और डायलिसिस सेवाओं तक कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से जिला और उपमंडल स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक मजबूत होंगी और मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख कम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि थैलेसीमिया मरीजों को दवाओं की नियमित उपलब्धता मिलेगी, जिससे उनका इलाज बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में समय पर और सस्ती सर्जरी की सुविधा मिलेगी। सरकार के मुताबिक 18 जिला अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगने से गंभीर मरीजों और इमरजेंसी सर्जरी के दौरान ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 22 जिला अस्पतालों में नए ऑडियोमीटर उपलब्ध होने से कान और सुनने से जुड़ी समस्याओं की शुरुआती जांच स्थानीय स्तर पर ही संभव हो पाएगी, जिससे समय पर इलाज शुरू किया जा सकेगा। सिरसा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले पुराने डेरे के रेनोवेशन यानी नवीनीकरण का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह की 3 बातें खास रही। पहली, समारोह में हनीप्रीत इंसा सबसे आगे दिखी। हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है, जो डेरा प्रमुख की सबसे करीबी शिष्या और मुंह बोली बेटी है। लंबे टाइम के बाद वे राम रहीम के साथ दिखाई दी। दूसरी बात ये कि पैरोल पर आने के बाद राम रहीम पहली बार पब्लिकली दिखाई दिया। अभी तक जितनी बार भी वह जेल से बाहर आया, डेरे के अंदर ही रहा है या फिर वीडियो के जरिए अनुयायियों से प्रवचन दिए। तीसरी बात ये कि इस डेरे का रिनोवेशन उसने खुद अपने सामने करवाया है। इसमें अब कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। 3 विशाल गेट लगाए गए हैं। साध संगत के लिए होटल भी बनाया गया है, जहां वे ठहर सकेंगे। इसके चारों ओर गेट पर हाथी की प्रतिमा बनाई गई है, जो देखने में ही आकर्षित करते हैं। हालांकि अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। डेरा संगत की सेवा के लिए खोल दिया गया है। सिरसा के इस डेरे का निर्माण शाह मस्ताना के समय किया गया था। शाह मस्ताना भी इस डेरे से ताउम्र जुड़े रहे। राम रहीम द्वारा गद्दीसीन होने के बाद यहाँ से कुछ दूर आगे यानी नए डेरे का निर्माण किया गया, मगर विवादों में घिरे राम रहीम के जेल जाने के बाद पुराने डेरा ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़े अनुयायियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। हरियाणा सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन मामलों में आ रही तकनीकी परेशानियों को दूर करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब कर्मचारियों के एलटीसी ब्लॉक ईयर में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए विभागों को मुख्यालय की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ट्रेजरी एवं अकाउंट्स विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों यानी एचओडीज को ई बिलिंग सिस्टम में सीधे संशोधन करने का अधिकार दे दिया है। सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को सबसे अधिक राहत मिलेगी जिनके एलटीसी बिल केवल गलत ब्लॉक ईयर दर्ज होने के कारण लंबित पड़े थे या फिर सिस्टम में जनरेट नहीं हो पा रहे थे। विभागीय स्तर पर इस समस्या का समाधान होने से कर्मचारियों के दावों के निपटान में तेजी आएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन मामलों के लिए है जहां गलत एलटीसी ब्लॉक ईयर दर्ज होने के कारण अगला एलटीसी बिल जनरेट नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कैम में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार अब सीबीआई की रडार पर है। एजेंसी उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तारी की आशंका के बीच वे फिलहाल जांच एजेंसी की पहुंच से बाहर हैं। उनका फोन भी बंद आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि वीरवार को चंडीगढ़ में उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 जगहों में सीबीआई के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि प्रदीप कुमार पिछले 3 दिनों से लापता है, लेकिन परिवार की ओर से इस मामले में अभी तक कोई भी पुलिस में ये जानकारी नहीं दी गई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े 661 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के पास एक ऐसी डायरी और दस्तावेज पहुंचे हैं जिनमें 7 अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। इनमें से 2 आईएएस आरके सिंह और पंकज अग्रवाल अरेस्ट भी हो चुके हैं, जबकि 5 सीबीआई की रडार पर हैं। हरियाणा के नारनौल में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने बिना नाम लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी कुछ लोग छोटी छोटी पीएचसी व सीएचसी के कामों को गिनाकर वाहवाही उठ रहे हैं, जबकि 750 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा कामों का श्रेय लेने की होड़ मची है। वे छोटे छोटे कामों को गिना रहे हैं। नांगल चौधरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनवाने के और रास्ता में नहरी पानी प्रोजेक्ट के नाम पर वाहवाही लूटी जा रही है। इनके प्रेस नोट अखबारों में बड़े हेडिंग के साथ लगवाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर बने मेडिकल कॉलेज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग यदि मेडिकल कॉलेज की ओर ध्यान दें तो यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। या मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद लोगों को इलाज के लिए अभी भी रोहतक और जयपुर जाना पड़ रहा है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि बशीरपुर में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और डॉक्टर अभय सिंह ने किसानों के साथ भ्रष्टाचार किया है, जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने यहाँ के किसानों को अधिक मुआवजा दिलाया है। उन्होंने कहा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की जमीन के लिए कलेक्टर रेट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा मुआवजा उन्होंने यहाँ के किसानों को दिलवाया। यहाँ बशीरपुर, तलोट और छिलरों में कलेक्टर रेट 12 लाख रुपए से 13 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जबकि यहाँ के किसानों को मुआवजा 30 लाख रुपए प्रति एकड़ मिला है। यह सीधा किसानों के खातों में गया है। उन्होंने कहा कि एम्स के पास माजरा गांव की जमीन का कलेक्टर रेट 24 लाख रुपए प्रति एकड़ था और वहां पर मुआवजा महज 40 लाख रुपए प्रति एकड़ मिला है। यह मुआवजा लॉजिस्टिक हब जमीन के मिले हुए मुआवजे के लगभग 5 साल बाद दिया गया है। इसका मतलब वहां के किसानों के साथ भी धोखा हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में चर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ा है और इस मामले में सरकार कई अहम सवालों का जवाब देने से बचती हुई दिखाई दे रही है। चौटाला ने कहा कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात कही थी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज हरियाणा भ्रष्टाचार के मामलों में नंबर 1 पर पहुंच गया है। अभय चौटाला ने कहा कि जब यह बैंक घोटाला सामने आया था तब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सरकार को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो अब सब कुछ सही था, तो फिर इस मामले की सीबीआई जांच क्यों करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच खुद इस बात का संकेत है कि मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी समझी गई। इनेलो अध्यक्ष ने दावा किया कि सरकार इस मामले में फंसे 1 से 2 आईएएस अधिकारियों को सरकारी गवाह बना सकती है। उनका कहना था कि यदि इन अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है तो सरकार के कई अहम राज सामने आ सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में जिन आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं वे सभी कभी न कभी मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ में काम कर चुके हैं। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में आम लोगों के बीच ये धारणा बन चुकी है कि भ्रष्टाचार व्यवस्था के हर स्तर तक पहुंच चुका है। उन्होंने दावा किया कि जनता के बीच ये कहावत चल रही है कि मंत्री से लेकर संतरी तक भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। रोहतक में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर कहा कि भाजपा ने राम मंदिर में हुए घोटालों को छुपाने के लिए 28 साल के नौजवान की एनकाउंटर के नाम पर हत्या की है। भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उसे गोलियां मारी गई। नवीन जयहिंद ने कहा कि भाजपा ने राम को भी नहीं छोड़ा। राम मंदिर का चंदा खाने वाले माफिया और गुंडों ने भरत तिवारी को मरवाया है। इसमें सीएम की सीधे तौर पर जवाबदेही बनती है, क्योंकि बिना सीएम परमिशन के एनकाउंटर नहीं हो सकता। भरत तिवारी गरीब लोगों की आवाज उठा रहा था, जिसे दबाने का काम किया गया है। नवीन जयहिंद ने कहा कि गांव पहरावर में 28 जून को भगवान परशुराम जयंती कार्यक्रम में मुंडन करवाकर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि अकेले भरत तिवारी की हत्या नहीं बल्कि पूरे भारत की हत्या हुई है। भरत तिवारी ने क्रांतिकारियों का नाम लेकर अपने प्राण त्यागे हैं। नवीन जयहिंद ने आरोप लगाया कि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी की हत्या करवाई है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी खुद 7 मर्डर केस में जेल की सजा काट चुके हैं। भरत तिवारी केवल गरीबों की आवाज उठा रहा था, जिसका फर्जी एनकाउंटर करवाया गया। नवीन जयहिंद ने कहा कि हरियाणा के 7 आईएएस करीब 700 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में पकड़े गए हैं। उनसे पूछना चाहिए कि वे किन नेताओं की जानकार हैं। इस मामले में सरकार के साथ विपक्ष भी चुप है। इस मामले में कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की विभिन्न मांगों को लेकर पंचकुला सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन कर रहे अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन देने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अनशनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। धरने पर बैठे हरियाणा लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी संघर्ष समिति के 30 से अधिक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुक्रवार को 9वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार और आयोग के समक्ष आवाज उठाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इसी कारण वे आमरण अनशन करने को मजबूर हुए हैं। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों की बात करें तो एचपीएससी भर्ती में लागू 35% न्यूनतम अंक यानी क्राइटेरिया की शर्त समाप्त कर पात्र अभ्यर्थियों को रिक्तियों के मुकाबले 2 गुना संख्या में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए। वहीं कास्ट सर्टिफिकेट संबंधी कारणों से पीजीटी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए पात्र ओबीसी अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग दी जाए। साथ ही सामान्य वर्ग की सीटों में 90% सीटें हरियाणा के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि धरना स्थल पर किसी भी अनशनकारी के स्वास्थ्य या जीवन को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। चंपत के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी, तो वहीं राय के पास ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका रही थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे। उस वक्त चंपत को उनके दौरे से दूर रखा गया था, तभी से यह शुकबुगाहट थी कि उन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं है। इसके बाद गुरुवार देर रात रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। सभी आरोपियों से कुल मिलाकर अब तक 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं। एनसीईआरटी ने क्लास 9वीं की सोशल साइंस की किताब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और इमरजेंसी पर एक नया चैप्टर जोड़ा है। किताब में बताया गया है कि एसआईआर का मुख्य कार्य मतदाता सूची को अपडेट करना, मतदाताओं का सत्यापन करना और मतदाताओं की सूची में त्रुटियां दूर करना है। चैप्टर की मदद से छात्रों को यह भी समझाया जाएगा कि मतदाता सूची का निरीक्षण करने से चुनावी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। वहीं किताब से संविधान की प्रस्तावना भी हटा दी गई है। इसके अलावा सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों का भी जिक्र नहीं है। किताब में अलग सेक्शन जोड़ा गया है। यह जानकारी गुरुवार को सामने आई है। किताब के अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड चैप्टर में इमरजेंसी को लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। हालांकि इसमें संविधान की चर्चा उसके निर्माण, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक अधिकारों के माध्यम से की गई है, लेकिन सॉवरेन यानी संप्रभुता, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और रिपब्लिक यानी गणराज्य जैसे शब्दों के बारे में नहीं बताया गया है। 9वीं की किताब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भी विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने छात्रों और आम लोगों को संगठित किया और बिहार साथ ही गुजरात में बड़े जन आंदोलन खड़े किए। आईटेल ने भारतीय बाजार में अपना नया फीचर फोन आईटेल पावर 451 लॉन्च कर दिया है। 1699 रुपए की कीमत वाले इस फोन में एआई एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन यानी AIENC टाइप सी चार्जिंग और 55 दिनों की स्टैंड बाय वाली बैटरी दी गई है। यह फोन 4 कलर्स ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ब्लैक में आता है। आईटेल इस फीचर फोन पर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए 1 साल के काउंटर रिप्लेसमेंट ऑफर दे रहा है। आईटेल भारत का एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो फीचर फोन सेगमेंट में AIENC तकनीक दे रहा है। यह एडवांस फीचर भीड़ भाड़ वाले बाजारों, व्यस्त सड़कों या दफ्तरों के शोर शराबे को कम कर देता है। इससे यूजर को बिल्कुल साफ आवाज में बात करने का अनुभव मिलता है। फोन में 32 GB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी का सपोर्ट मिलता है। यह फोन 10 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें किंग वॉइस फीचर, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और 60 कॉल लॉग्स रखने की क्षमता है। फोन के साथ कंपनी एक प्रोटेक्टिव कवर भी दे रही है। इसके अलावा फोन में टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जो आमतौर पर सिर्फ स्मार्टफोन्स में मिलता है। आईटेल पावर 451 में 2500 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक यह बैटरी सुपर बैटरी मोड और AI मोड के साथ 55 दिन तक का स्टैंड बाय टाइम देने में सक्षम है। यह उन यूजर्स के लिए बेहद मददगार साबित होगा जो दिन भर घर से बाहर रहते हैं। मुहर्रम की छुट्टी के कारण 26 जून को भारतीय शेयर बाजार बंद रहा, लेकिन वैश्विक बाजारों में मंदी के कारण सोमवार को एक गिरावट के साथ खुल सकता है। दक्षिण कोरिया का बाजार कोस्पी 8% नीचे, तो वहीं गिफ्ट निफ्टी 150 अंकों से अधिक टूट गया है। इससे पहले गुरुवार को भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 109 अंक की बढ़त के साथ 77,100 पर और निफ्टी 34 अंक बढ़कर 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स अपने डे हाई से 703 अंक टूट गया था। ईरान युद्ध से पहले कच्चे तेल की जो कीमतें थी, गुरुवार को वैश्विक बाजार में दाम उसी स्तर पर पहुंच गए हैं। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। यह वही भाव है जो युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को था। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद स्विट्जरलैंड में हुई शांति वार्ता में अमेरिका ने ईरानी तेल के निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसके बाद हॉर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल पंपों पर दाम दशहरे तक कम हो सकते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा के मुताबिक पेट्रोल, डीजल जैसे प्रोडक्ट जो अभी हम खरीद रहे हैं, उन्हें तैयार करने के लिए जो कच्चा तेल इस्तेमाल हो रहा है, उसे तब खरीदा गया था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत तकरीबन $110 प्रति बैरल थी। भारतीय रिफाइनरियों के लिए ये करीब $125 प्रति बैरल थे। दशहरे के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम कम होने लगेंगे। ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त के आखिर तक या सितंबर की शुरुआत से कुछ राहत अवश्य मिले। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।